अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। 20 परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार जो था सबसे पहले ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था, जिसे सबसे पहले फ्रांस और अमेरिका ने अपनाया। भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन के बारे में स्वराज बिल जो उनका था 1895 में इसका जिक्र किया था। उसमें स्वराज बिल में 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के हिसाब से होना चाहिए। 1924 में भी मोतीलाल नेहरू ने इसका जिक्र किया। 1934 में एम.एन. रॉय ने और 1839 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन को स्पष्टता स्वीकार सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में किया। कैबिनेट मिशन 1946 ने संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया। तो इसमें बोलेगा कि कौन सबसे पहले संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया पूरी तरह से स्पष्ट रूप से। तो ये क्रिप्स मिशन था जो 1942 में आया, और कैबिनेट मिशन जो था संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया। मतलब संविधान सभा का गठन किस हिसाब से हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के बाद ही हुआ था। ब्रिटिश विधि शास्त्री जो लॉ जरिस्ट थे जी ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका कथन था कि, या फिर ये किसका मानना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसका था? तो जी ऑस्टिन का। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन थे ये देख लेते हैं। तो ये दिल्ली था, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ये 4 कमिश्नरी प्रांत था। कुल 296 सीटों में से 210 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 208 में जीता भी था। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 8 सीटें निर्दलीय ने जीता था। तो कितने सीटों पे चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए? तो 296 सीटों पे, और 210 पे कांग्रेस लड़ा था लेकिन जीता था कितना? 208 पे, और मुस्लिम लीग जीता था 73 सीट और निर्दलीय जो था 8 सीटें जीता था। ये बात ध्यान रखिएगा। आंग्ल भारतीय का नेतृत्व फ्रैंक एंथनी ने किया था। तो एंग्लो इंडियन का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये किए थे फ्रैंक एंथनी ने। और पारसियों का नेतृत्व कौन किए थे? तो पीएच मोदी। ये पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में पारसियों का नेतृत्व किसने किया था? तो पीएच मोदी ने। और आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का तो फ्रैंक एंथनी ने। कह सकते हैं कि संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अब निर्वाचन देख लेते हैं कि उनका क्या रहा था। तो पहले 1946 में पूर्वी बंगाल ईस्ट बंगाल से चुने गए थे, मगर 1947 में भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिससे भारतीय संविधान सभा में उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। मगर अम्बेडकर जी की विद्वता से एम.एन. रॉय अच्छी तरह से परिचित थे और उनका मानना था कि अगर समग्र भारतीय संविधान बनाना है तो संविधान सभा में उनका उपस्थिति अनिवार्य है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए एम.एन. रॉय ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय सदस्य एम.आर. जयकर को इस्तीफा देने के लिए कहा और पुनः उपचुनाव वहाँ पे हुआ, और जिस पर अम्बेडकर जी जीत कर आए थे संविधान सभा में। तो पहले कहाँ से चुने गए थे? तो पूर्वी बंगाल से, और दूसरी बार जब भारतीय संविधान सभा में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हुआ तो ये चुने गए बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा अब देखते हैं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये दो लोग, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महिलाओं की संख्या 15 थी, एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या 33 थी संविधान सभा में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट मिला था और कांग्रेस को 208, जबकि लड़ा था कांग्रेस कितने सीटों पे? 210 पे। इतने कम सीटों से असंतुष्ट मुस्लिम लीग ने इस चुनाव के परिणाम का बहिष्कार किया और अपने लिए अलग संविधान की मांग रखी, और इस संविधान सभा का भी बहिष्कार किया। और अपनी मांग बनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु तय किया, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का तय किया, जिसके कारण नोआखाली क्षेत्र में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, मैसिव कम्युनल राइट हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ, जिसे आप संसद के नाम से जानते हैं।
दिल्ली में इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और किस बेसिस पे बनाए गए थे, तो उनकी वरिष्ठता के आधार पे, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट वही थे, इसलिए बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में, और वो क्या, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। मगर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया और अलग पाकिस्तान की मांग किया। कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। तो पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। और कितने महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। और कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा भाग लेने वालों की, तो 207 होगा। इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो अस्थायी रूप से थे। उपाध्यक्ष पूछ सकता है कि पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी रहे एवं साथ में VT कृष्णाचारी को लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो BN राव। अब प्रारूप समिति देख लेते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति इसको बोलते हैं। ये कुल 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को 24 अगस्त 1947 को ही मतलब तय कर लिया गया था कि यही अध्यक्ष होंगे और एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। लेकिन गठन इसका कब हुआ, तो 29 अगस्त को गठन किया गया था। तो गठन से पहले ही एक अध्यक्ष का अनाउंसमेंट समझिए हो गया था BR अम्बेडकर का 24 अगस्त को ही। और गठन कब हुआ प्रारूप समिति का, तो 29 अगस्त 1947 को। अभी ये देख लेते हैं कि 7 सदस्य थे कौन कौन। तो एक तो BR अम्बेडकर हो गए, और दूसरे N गोपालास्वामी अयंगर, KM मुंशी, इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्र। फिर इनके जगह पर आ गए थे BN, फिर इनके जगह पे आए N माधव राव और DP खेतान। इनके मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णाचारी आए थे 1948 में। तो ये 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, तो कुल मिलाकर के 7 सदस्य हुए। अब इस समिति का काम क्या दिया गया था, इसे क्या काम सौंपा गया था, तो इसका काम था कि नए संविधान के प्रारूप को तैयार करना और विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करके एक प्रारूप तैयार करना। अब देखते हैं उसी कड़ी में कि पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ, जिस पे चर्चा करने एवं संशोधन प्रस्ताव के लिए 8 महीने का समय दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा संशोधित प्रारूप प्रकाशित हुआ। तो पहला ड्राफ्टिंग कमेटी का पहला प्रारूप का प्रकाशित हुआ तो फरवरी 1948 में, और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। ये इसको कह सकते हैं कि संशोधित प्रारूप। विचार विमर्श करने के बाद फिर एक संशोधित प्रारूप तैयार किया गया, और ये प्रस्तुत कब किया गया या प्रकाशित कब हुआ, तो 1948 अक्टूबर में। 13 दिसंबर 1946 ये तीसरी बैठक। तो पहली बैठक तो हो गई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक ये 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया एवं इस पर कार्य शुरू किया गया। तो बोला जा सकता है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है किस बैठक में प्रस्तुत किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। और इसे पारित कब किया गया, अब ये देखते हैं कि उस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था, या फिर उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। तो भारत के बारे में बोला गया कि ये पूर्ण स्वतंत्र या फुल इंडिपेंडेंट संपूर्ण प्रभुत्व होगा, सॉवरेन कंट्री होगा, मतलब भारत अपना निर्णय खुद लेगा, किसी और के दबाव में नहीं रहेगा, मतलब अपना निर्णय लेने के लिए वो भारत खुद स्वतंत्र होगा, यही होगा सॉवरेन। गणराज्य, भारत एक गणराज्य होगा। राष्ट्राध्यक्ष मतलब हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होंगे, न कि वंशानुगत होंगे। गणराज्य का मतलब क्या होगा, मतलब गणराज्य का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का अध्यक्ष जो होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा, वो निर्वाचित होंगे, ना कि वंशानुगत। भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी रियासतों का संघ होगा। भारतीय संघ और राज्यों की शक्ति का स्रोत जो है जनता होगी। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता
देना सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करके इनकी रक्षा, स्पेशल प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड क्लासेस के थे उसके लिए स्पेशल प्रावधान, विशेष प्रावधान भी किया जाने का प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया जाएगा, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें से 8 बड़ी समिति थी और 13 छोटी समिति थी। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख समिति जो है। प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रोसेस रिलेटेड कमेटी इसको बोलेंगे। कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने वाली समिति ये है। कौन समिति थी? प्रक्रिया संबंधी समिति। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न हो गए उसके हल करने वाले समिति को क्या बोलेंगे? क्या थी? कौन सी समिति थी ये? प्रक्रिया संबंधी समिति। विषय संबंधी समिति, सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। संविधान निर्माण करने वाली समिति जो थी विषय संबंधी समिति, जैसे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें जो 7 सदस्य थी। तो प्रारूप समिति कैसा समिति था? ये विषय संबंधी समिति था एक तरह से। अब देखते हैं प्रारूप समिति क्यों बनाई गई थी। तो संविधान सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे BN राव ने अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें 13 अनुसूची एवं 243 अनुच्छेद थे, जिस पर प्रारूप समिति को चर्चा करना एवं उसमें संशोधन का कार्य सौंपा गया था। तो ऐसा पूछ सकता है कि सबसे फर्स्ट मतलब पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने किया था, जिसमें 13 अनुसूची और 243 अनुच्छेद थे, जिसमें संशोधन करना किनका काम था? चर्चा और संशोधन करना किनका काम था? प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का। और अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को दिया, जिसमें से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा करके 243 से कितना कर दिया गया? 315, और अनुसूची को घटा करके 13 से कर दिया 8। तो देखिए सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव ने तैयार किया। लेकिन अगर बोलेगा प्रारूप समिति का पहला प्रारूप जो रिपोर्ट जो था कब सब आया? तो फरवरी में आया और दूसरा अक्टूबर में आया था। मगर इस रिपोर्ट में कुछ संशोधन करके दूसरा संशोधित प्रारूप जो है 26 अक्टूबर 1948 को प्रकाशित किया गया। इस प्रकार प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर को दूसरा एवं अंतिम संशोधित प्रारूप संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, जिस पर 3 वाचन हुए। तो प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग जो था 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुआ, और द्वितीय वाचन यानी सेकेंड रीडिंग जो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। द्वितीय वाचन में प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। 7635 संशोधन प्रस्तुत किया गया, मगर 2434 संशोधन को ही स्वीकार किया गया। इसमें निर्णय पूर्ण सहमति से लिया गया, डिसीजन बेस्ड ऑन फुल मेजोरिटी। ये निर्णय पूर्ण बहुमत से लिया गया, पूर्ण सहमति से लिया गया था। दूसरा वाचन जो था 7वें अधिवेशन से शुरू होकर 10वें अधिवेशन तक चला था। तृतीय वाचन जो था 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। संविधान के संशोधित रूप को अंबेडकर ने प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थी। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं ने। लेकिन संविधान पर अंतिम रूप से कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8 महिलाओं ने, जिसमें प्रमुख रूप से एक जैसे सरोजिनी नायडू थी, हंसा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख। संविधान निर्माण में 11 अधिवेशन हुए। अगर अंतिम अधिवेशन में जिसमें हस्ताक्षर किए गए जो उसे भी जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन होगा। तो बैठक हुआ 11 गो, और एक फाइनल सेशन हुआ जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संवैधानिक प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस या चर्चा चला था। 26 नवंबर 1949 को
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। जब 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया तो उसी समय कुल कभी देता है 15, कभी 16, तो 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। इसमें से कौन कौन अनुच्छेद थे तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, फिर 60, फिर 324, 366, 367, 372, 380, 388 और 391, 392 और 393। अगर 16 भी जोड़ता है तो 394 भी होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी को। और संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए, मतलब 12वां बैठक या अंतिम बैठक। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संविधान सभा को समाप्त कर इसको अंतरिम संसद कर दिया गया। तो संविधान सभा को खत्म करके इसको अंतरिम संसद का के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्हें राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में केवल 8 अनुच्छेद थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद। संविधान बनाने में कुल खर्च कितना आया? 63,96,729 रुपये। संविधान के लेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी रायजादा इंग्लिश राइटर थे। इन्हीं का नाम जो है हर एक पेज पे लिखा हुआ है। नंदलाल बोस भी इंग्लिश थे और बसंत कृष्ण वैद्य हिंदी लिखे थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान के हर एक पेज पे किन का नाम लिखा हुआ है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका सिर्फ इसलिए था क्योंकि इन्होंने लिखने के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे, बस वही एक डिमांड किए थे कि संविधान तो लिखेंगे लेकिन, और इसके लिए कुछ पैसा नहीं डिमांड किए थे। बोले थे कि बस मेरा नाम हर एक संविधान के हर एक पेज पे होना चाहिए, तो इसलिए उनका नाम हर एक पेज पे था। भारतीय संविधान की जननी अगर कहे तो ब्रिटेन का संविधान को भी माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में रह सकता है कि अम्बेडकर नहीं रहेंगे तो ब्रिटेन के संविधान रहेगा। भारतीय संविधान के जनक या जननी B.R. अम्बेडकर। के.वी. राव ने B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक या जननी के रूप में कहा था। संविधान के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? तो 7वें अधिवेशन में। संविधान को लागू करने का निर्णय किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। समितियों के अध्यक्ष अब देख लेते हैं कौन कौन समिति के कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, तदर्थ झंडा समिति और रियासत समिति, इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष, मतलब फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष जो थे। अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के सलाहकार समिति या उप समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा कि अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। झंडा समिति के अध्यक्ष 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1931 में जो झंडा समिति बना था उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया। इसे माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, जूल प्लान या बाल्कन प्लान या माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। मुस्लिम लीग के रवैये से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वो अलग पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं मानेंगे और भारत की एकता अब संभव नहीं है। और लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर इसकी स्थिति और ही तनावग्रस्त कर दिया। तो PM एटली ने भारत के लिए 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा किया कि ब्रिटेन 30 जून 1948 को भारत छोड़ देगा, हस्तांतरण करेगा, मतलब सत्ता का हस्तांतरण किसको कर देगा? भारतीयों को कर देगा। कब? 30 जून 1948 को। अब बेबल के जगह पे नए वायसराय
24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए और भारतीय प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करके फिर लंदन गए। वैसे तो माउंटबेटन भारत आए थे तो उनका प्रयास संभवतः भारत को एक रखने या विभाजन नहीं करने का था, परंतु मुस्लिम लीग की हठधर्मिता ने उन्हें विभाजन के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इसलिए ब्रिटिश संसद के सामने माउंटबेटन ने अपना भारत विभाजन का योजना रखा और उन्हें स्वीकृति मिली कब? 31 मई 1947 को। माउंटबेटन भारत आए और 3 जून 1947 को भारतीयों के सामने भारत विभाजन योजना रखा, मगर कुछ लोग इस विभाजन योजना के विरुद्ध थे, जिसमें से प्रमुख रूप से महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद थे। बहुत दंगे हुए एवं बृहद परिमाणों को देखते हुए इन्हें स्वीकृत कर लिया गया। किसे? भारत विभाजन को। कांग्रेस का नई दिल्ली अधिवेशन 14 जून 1947 को आचार्य जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन प्रस्ताव लाया, जिसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने और किया। मगर कुछ लोग इस प्रस्ताव के विरोध भी थे, मतलब वोट अपोजिट में भी किया था, जिसमें से प्रमुख रूप से अब्दुल गफ्फार खान सिंध प्रांत के कांग्रेस नेता थे, चौथ राम मिटवानी पंजाब से थे, डॉक्टर किचलू भारत विभाजन के बारे में क्या बोला कि भारत विभाजन को स्वीकारना राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीज जुर्रान ने भी इस भारत विभाजन प्रस्ताव का विरोध किया। अब भारत विभाजन माउंटबेटन प्लान का या प्रोविज़न क्या था? विभाजन भारत और पाकिस्तान में किया जाएगा। पंजाब बंगाल में जनमत संग्रह रेफरेंडम किया जाएगा। देशी रियासतों को उनकी मर्जी पर स्वतंत्र रखा जाएगा कि वो भारत या पाकिस्तान में अपनी मर्जी से शामिल होंगे या स्वतंत्र रह सकते हैं। साथ ही संविधान इन पर लागू नहीं होगा, मतलब वो अपना संविधान बनाने के लिए खुद स्वतंत्र थे और भारतीय संघ में शामिल होने या न होने के लिए भी वे पूरी तरह स्वतंत्र थे। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से बनाए या खत्म कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रमंडल में भी अगर दोनों पाकिस्तान और भारत जो है अगर चाहता है कि रहना तो राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रह सकता है, और नहीं चाहता है कोई देश तो नहीं भी हो सकता, अपने सदस्यता खत्म भी कर सकता है।